अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अच्छा स्टूडेंट्स, हम वीडियो बना रहे हैं एमओडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में 2 पोस्ट हैं, इंस्पेक्टर और एडी असिस्टेंट डायरेक्टर। बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बारे में कुछ मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, एक ही वीडियो अपलोड की थी कुछ वीक्स पहले या कुछ मंथ पहले, राइट। इसमें मैंने कुछ ईयर्स के ओल्ड पेपर्स के बारे में आपको कहा था और काफ़ी बच्चों के क्वेश्चन एक ये थे कि सर ओल्ड पेपर हमें नहीं मिलते नेट पर, और हम बुक शॉप पर भी जाते हैं तो ओल्ड पेपर नहीं मिलते। अगर ओल्ड पेपर आपको ना मिले तो एक मॉडल पेपर मिलते हैं, राइट, वो उसी फॉर्म में होते हैं और मैक्सिमम ओल्ड पेपर के क्वेश्चंस ही उन्होंने मॉडल पेपर के अंदर हम पब्लिशर नहीं बता सकते किसी को, ठीक है। तो आप कोई भी पब्लिशर ले सकते हैं जो आपको लगे, राइट। किसी को हमने पब्लिशर को तो सपोर्ट नहीं करना। आप कोई मॉडल पेपर लेंगे ना, मॉडल पेपर और ओल्ड पेपर में क्या फ़र्क होता है? ओल्ड पेपर में से क्वेश्चन सारे मॉडल पेपर में पुट किए गए होते हैं, ठीक है। सिमिलर होते हैं, 1-2 क्वेश्चन होते हैं जो वो कहीं और से कर लेते हैं, लेकिन आपको हो जाएगा। और दूसरा, ओल्ड पेपर आपको एक जगह से और मिल सकते हैं। वेबसाइट का नाम तो नहीं मैं बता सकता आपको, लेकिन मैंने एक वेबसाइट देखी थी, ठीक है, कोई इल्म से नाम बनता है उसका, राइट। उस पर कहीं मैंने सर्च किया था तो वहाँ की ओल्ड पेपर पड़े हुए थे। तो आप इस तरह की वेबसाइट को सर्च करना, वहाँ आपको मिल जाएंगे। हमारे पास एक स्टूडेंट है, राइट, उसने ओल्ड पेपर्स लिए हैं 2017 का, 2011 का और 2022 का। और वो सारे क्वेश्चन जो इस तरह मैंने कहते कि क्वेश्चन लिखो, उसके जितने क्वेश्चन उन्हें रिमूव करो, देन उन ऑप्शंस की लिस्ट बनाओ और लिस्ट बना के आप मेरे पास लेके आ जाओ। तो ये मेरे पास लिस्ट लेके आ गया, पेजेस भरे हुए हैं और कम से कम 1000 प्लस ऑप्शन इसने लिख लिए हैं। अब ये 1000 ऑप्शन है, ये तो बहुत ज़्यादा हैं। इनमें से हम ये सारे याद कैसे करेंगे? सारे तो याद होने नहीं हमसे, ना ही सारे स्टडी होने हैं। और आपका क्वेश्चन है न्यूमेरिक वाला, वो मैं एंड पे बताऊंगा कि न्यूमेरिकली क्वेश्चन मैथ वाले हम किस तरीके से करेंगे, उन्हें सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले पॉइंट ये, आपने इसके सिलेबस के बारे में गूगल पे सर्च किया होगा या डाउनलोड किया होगा। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं सिलेबस के अंदर? उस पर लिखा हुआ था इंग्लिश, बताते रहे मुझे, और जीके जनरल नॉलेज, मैथ, पाक स्टडी, और उसके बाद साइंस, एवरीडे साइंस, ठीक है। और एक और था पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज आ जाएगा, ठीक है, इसके अंदर ही आ जाएगा। अब ये 20% चल रहा है सारा, सब 20% ठीक है। यहाँ पर आगे पाकिस्तान अफेयर्स और इस्लामिक स्टडीज जो है ये 10% आ जाएगा, दोनों मिला के 20% हो जाएगा। अब आप में से मैक्सिमम बच्चे फेल किस में होते हैं? इंग्लिश में फेल होते हैं, ठीक है, मैथ में फेल होते हैं, और आप लोग जनरल नॉलेज में तो ऑब्वियसली फेल ही फेल हैं, वो छोड़ो, आप उसमें तुक्का मारेंगे, ठीक है। एवरीडे साइंस जो है उसमें कहीं ना कहीं हम कुछ कर सकते हैं। अब जब आपने पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो आर्ट्स के स्टूडेंट थे, सिंपल बीए किया होता, उन्हें तो साइंस का कोई लेना देना है ही नहीं उनका, उन्हें नहीं पता अमीनो एसिड क्या होता है, उन्हें नहीं पता प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होता है, उन्होंने आर्ट्स ही पढ़ी है, उन्हें चीज़ें पता नहीं। अब मैथ के जो क्वेश्चन है वो भी उनके लिए करना क्या हो जाता है, मुश्किल रहता है। अब आप पहले समझिएगा, जिसने पेपर बनाना है उस बंदे को जब पेपर बनाने के लिए कहा जाता है तो 3 या 4 लोग इकट्ठे पेपर बनाते हैं, उनमें से एक पेपर चूज़ करते हैं जो आपके सामने नज़र आता है आपको। अब उन्हें कहा जाता है कि भाई जिस पोस्ट के लिए पेपर बना रहे हो, यहाँ पर सिंपल बीए और ग्रेजुएशन विद साइंस, या फिर BScs वाले, या सारे ग्रेजुएट हर फॉर्म के जो हैं वो सारे ये पेपर देने के लिए आ रहे हैं। तो पेपर हमने कुछ इस तरह का बनाना है कि सबके लिए वो नॉर्मल रहे, इजीली कर सके। अब ठंडे दिमाग से समझना, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो बात अगर आपको समझ आ जाए। एक चीज़ सब में कॉमन होती है, जैसे कि हम आते हैं मैथ। अब आप कहोगे सर मैथ साइंस और आर्ट्स का अलग होता है, इन दोनों साइंस और आर्ट्स की बुक के अंदर कुछ चैप्टर कॉमन होते हैं। मिसाल के तौर पर रेशियो वाले क्वेश्चंस आर्ट्स में भी आते हैं और साइंस में भी आते हैं, और कोऑर्डिनेट फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस, LCM वाले क्वेश्चंस, समझिए ये चीज़ें क्या होती हैं, कॉमन होती हैं। अगर हम कंप्यूटर पे आते हैं, ठीक है। अब एक बच्चे ने कल मेरे से क्वेश्चन पूछा था, राइट। उसने कहा था सर जी एक बच्चे ने कंप्यूटर पढ़ा हुआ है, वो इस पेपर के अंदर कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। तो हमने तो कंप्यूटर पढ़ा नहीं है, तो हम कैसे करेंगे? मैंने कहा आपने मैट्रिक किससे किया था? उसने कहा आर्ट्स से। कह रहा हमारी कंप्यूटर तो नहीं थी। मैंने कहा आर्ट्स जनरल साइंस पढ़ी थी ना उसमें? कह रहा मैं कहा चैप्टर नंबर क्लास 10th पढ़ी थी ना? कह रहा मैंने कहा 10th में चैप्टर नंबर 6-7 में पढ़ा था। उसका नाम क्या था? स्टोरेज डिवाइसेस। उसमें इंफॉर्मेशन, रैम रोम सारा कुछ था। वो क्वेश्चन देंगे जो कि कॉमनली सब जगह फॉल कर जाएं, वो कभी भी किसी एक डिग्री को टारगेट नहीं बनाएंगे, ठीक है। लेकिन मेजोरिटी बच्चे फेल होने की वजह ये होगी कि उनकी ग्रिप साइंस में नहीं होगी, यहाँ से फेल हो सकते हैं वो। और एक इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश को हम पास करने के बारे में सोचते हैं, समझने के बारे में कभी भी नहीं सोचा, ना उसे सही तरीके से सीखते हैं, ना सिखाता है कोई। अब हमने करना क्या है, जैसे कि आपने सारे ऑप्शन लिख लिए, ऑप्शन लिखने के बाद जो ऑप्शन फजूल है, बात करनी है कोई, वो वाला यूज़ करें, बाहर वाला। तो
जो से ऑप्शन उसने ऑप्शन आपने सारे लिख दिए। ऑप्शन लिखने के बाद जो जो ऑप्शन आपको लगता है कि फजूल है उसे आपने क्या करना है, क्रॉस। मिसाल के तौर पर डिक्रीज लिखा हुआ है उसे क्रॉस कर दें, रिड्यूस लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर खाली रिड्यूस लिखा है तो उसे क्रॉस कर दें। फोर्सेज ऑफ द फ्रिक्शन लिखा हुआ है, टिक कर दें, इसके बारे में आपने स्टडी करना है। कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम लिखा है, टिक कर दें। ग्रेविटी लिखा है उसे टिक कर दें। लिखा हुआ है नन ऑफ दिस क्रॉस कर दें। लिखा हुआ है ऑल ऑफ दिस क्रॉस कर दें। लिखा हुआ है ऑप्शन ABC क्रॉस कर दें। लिखा हुआ है 2 मीटर 3 सेंटीमीटर क्रॉस कर दें। न्यूमेरिक नंबर पे कोई भी ऑप्शन दी हुई है 0.2 0.1 वगैरह सारे क्या कर दें, क्रॉस कर दें। अब ध्यान में रखिएगा जो आपने सारे MCQs उतारे हैं उनमें जो न्यूमेरिक वाले थे यानी मैथ वाले जो क्वेश्चन थे उनमें आपने ध्यान में रखना है कि उन क्वेश्चंस को आपने उतारना है, उनकी ऑप्शंस को नहीं उतारना। मैंने आपको कहा था कि सबके ऑप्शंस को उतारें, तो आपने मैथ की भी उतारे, सारे उतार लिए। मिसाल के तौर पे इस पे ओपन करना, मैं दिखाएं जरा, मुझे बताता हूँ। कोई एक दो निकालो बस। ये आ गया, ठीक हो गया। अब देखो ये है 1 2 7 2 5, ये तो ऑप्शन थे, वहां पर आंसर थे। इनमें से कोई एक आंसर टिक होगा, वो आपने कर दिया होगा मार्क। अब ये सब चीजें तो भाई क्या याद करेंगे हम, कुछ भी याद नहीं कर सकते। चेक करो बेटा, इन सबको क्या कर देंगे हम, क्रॉस कर देंगे। क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। ये नंबरिंग सारी क्या करेंगे, क्रॉस। अब हमने क्या करना है, इनके क्वेश्चन को आपने निकाल लेना है, ठीक है। इसे एंड पे मुझे याद दिलाना है, ठीक है, कि मैं इसे बताऊंगा कि क्वेश्चन को करना कैसे है। कौन है बेटा, उन्हें बताएं, यहाँ कोई भी नहीं है। तो हाँ जी, हम न्यूमेरिक वाले पे आएंगे सबसे लास्ट में, पहले हम बाकी चीज़ें करते हैं। अब हम आते हैं पॉइंट की तरफ कि भाई इन ऑप्शंस को आपने कर लिया। लिखने के बाद जैसे अब ये देखें, याद आ गया, पास स्टडी की इन चीज़ों को क्रॉस नहीं करना भाई। ये देखें 1864 1869 1871 इन्हें क्रॉस नहीं करना। ये ना हो कि इन्हें भी नंबरिंग समझ के न्यूमेरिक समझ के कर 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 क्रॉस मारो, इन्हें आपने क्रॉस नहीं करना। इनके बारे में क्या करना है, 1973 72 में के बारे में गूगल पे सर्च करना है पाकिस्तान के बारे में, उसमें 2 या 3 फेमस पॉइंट्स होंगे, वो लिख लेना है आपने। 1971 के बारे में सर्च करना है, 2-3 फेमस पॉइंट होंगे, वो सर्च करना है। ये ईयर आपने लिखना है गूगल पे, ठीक है, और उस पाकिस्तान के बारे में आगे पाकिस्तान में लिख देना है। पाकिस्तान के बारे में इस ईयर में जो जो कुछ हुआ है हिस्ट्री में, ये लिख देना, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान 1871, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान 1869, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान 1864। 2-3 लाइनें आएंगी, किसी वेबसाइट पे क्लिक करके अंदर जाके डिस्क्रिप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हम लिखते हैं कि $1 प्राइस इन पाकिस्तान, तो एक 3-4 लाइनें लिखी हुई आ जाती हैं, 280 रुपीज़। इसी तरह जब आप 1864 हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान लिखेंगे तो 2-3 लाइनें पहले लिखी हुई आ जाएंगी, किधर जाएं, 2-3 लाइनें पहले लिखी हुई आ जाएंगी, उन्हें आपने नोट डाउन करके इसके आगे बॉक्स में लिख देना है। हाँ, इस्लामियत निकालना जरा, इस्लामियत। बस मैथ का जो है ना वो ऑप्शन क्रॉस कर लेना, उसका मैं बताता हूँ क्या करना। और इसके अलावा कुछ भी नहीं याद करना भाई, ना कोई और इधर उधर जाओ, ना और किताबें करो, कुछ भी नहीं। ये जब तुम कर लोगे ना तो समझ लो तुम्हारा सारा कुछ ही हो गया। और पेपर से 3-4 दिन पहले बता देना, मैं एक ऑप्शन बताऊंगा आपको जिसे मैं ट्रिक कहता हूँ, ठीक है। अगर कोई ना आता तो उस पर मार्क कर देना, इंशाल्लाह बेहतर होगा। इस्लामियत का वो ये आ गया ना, हज़रत अबू हज़रत अली रज़ियल्लाहु वाला जी, इस्लामियत ये सारा जी मैं वो एडी वाला पार्ट भी दिखाना चाहता हूं। कुछ नहीं हो जाएगा, तो एडी लिखा हो कुछ भी लिखा हो। ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु के बारे में, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु के बारे में। अब हज़रत अली रज़ियल्लाहु के बारे में क्या सर्च करेंगे आप, फेमस चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु को क्या नाम दिया गया था, ठीक है। उसके बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु को खिलाफत में कौन सा रुतबा था, पहला रुतबा था। उसमें के कौन करीब थे सबसे ज़्यादा, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु, ठीक है। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु को किस नाम से पुकारा जाता था, गनी के नाम से, ठीक है, सकाफत करने वाले। और उन्हें ज़ुल्नैन भी कहा जाता था, क्यों, उसमें की 2 बेटियाँ उस्मान गनी से निकाह में आई थी। पहली बेटी आई थी, फिर उसके बाद दूसरी बेटी भी आई थी। उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु के बारे में आता है, ठीक है। इस तरह करके आपने इराक, सीरिया, ईरान, ठीक है, नमाज का फ़र्ज़ हुई, ज़कात कब हुआ, हज कब हुआ, रोज़ा कब हुआ, ठीक है। इस तरह वो सारी चीज़ों के बारे में आपने थोड़ी थोड़ी लाइनें लिख देनी है और पढ़ लेनी है यहाँ पर। अब लिखने के बाद ये जब आप सारी चीज़ें कर लेंगे तो बेटा आपको लग रहा है कि आपका पेपर सही हो जाएगा। आगे पर जब सही होगा, जब ये सब चीज़ें कोई आपसे सुनेगा, आपसे क्या करेगा, सुनेगा। अगर आप किसी बच्चे को अपने घर में से, किसी कज़न को ये नहीं सुना पाते
तो फिर आप ना सोचेंगे पेपर से एक दिन पहले मैं उठूंगा, मैं फटाफट पढ़ूंगा, ये बस थोड़ी किया और चला गया, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, पेपर जब आपके सामने आएगा ना तो आपके मन में 3 चीज़ें आएंगी। पहली बात यह आएगी कि सरकार ने जो मेहनत कराई उसमें से सवाल एक भी नहीं आया, सबसे पहला पॉइंट यह आएगा। दूसरा पॉइंट यह आएगा 2 मिनट बाद ही आपको ज़हन में आएगा उस सरकार ने जो पढ़ाया उसमें से सारे सवाल आ गए। पहली बारी क्यों आएगा, नहीं आएगा, दूसरी बारी क्यों आएगा? जो बच्चा ठंडे दिमाग से सवाल को देखेगा ना उसे समझ आ जाएगा कि सवाल वहीं से है। मिसाल के तौर पर मैं बात करता हूँ हज की। हज के बारे में आप पढ़ते हैं और हज के बारे में आप ये पढ़ते हैं कि भाई हज जो से है ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था 10 ज़िलहज को, ठीक है, और वो पहला हज ही था, उनका आखिरी हज भी था। अब आप कहोगे आपने ये पढ़ के चले गए, अब वो आपके हज के मतलब वो क्या सवाल करता है कि हज जो से है वो किस पे फ़र्ज़ है, तो उसमें जवाब क्या इसका हो सकता है, जो वो रखता हो, इस्तिकाद रखता हो, उसके बाद माल इतना हो कि वो अपनी रिहाइश अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा, उसके बाद माल हो, तो फिर वो हज कर सकता है, वरना हज नहीं है। हर ज़िंदगी में कितनी बारी फ़र्ज़ है ये आपने गूगल पर सर्च नहीं किया ना पढ़ के गए हो, लेकिन ये आपको कॉमनली पता होना चाहिए ज़िंदगी में एक बारी फ़र्ज़ है। तो यानी कि हज के मतलब क्वेश्चन आना है, लेकिन क्वेश्चन वो आगे पीछे कर सकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप नियरेस्ट आंसर तक भी पहुँच गए टेस्ट के अंदर MOD के, तो आपके नंबर बहुत अच्छे आ जाने, और इन ऑप्शंस के अलावा कोई और ऑप्शन वन आपको देगा ना जी। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि सर वकार जो तैयारी करा रहे हैं कि ये सही भी है, ये गलत है, ठीक है, ये भी चेक बैलेंस करने का तरीका आना चाहिए। आप क्या करें, आप इसकी तैयारी करें, तैयारी करने के बाद आप वो मॉडल पेपर ओपन करें जो कि आपने लिखा भी नहीं था, जो आपने बुक खोली भी नहीं थी और देखा भी नहीं था। देन उस मॉडल पेपर को एक बार आप सॉल्व करें, 1 टाइम ही उस तरह सॉल्व करें जिस तरह पेपर में आपने बोर्ड में 2 घंटे के अंदर पेपर सॉल्व करना है। सॉल्व करके फिर आप चेक करें उसमें कितने नंबर आपके बन रहे हैं, और अगर आपके नंबर उसमें सही बन रहे हैं तो शोर ना बचाइएगा, चुप करके तैयारी दोबारा कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपको ये खुद ब खुद समझ आ जाएगी कि जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, जो करना चाह रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, वो तुम्हें देखो हर चीज़ का ना। अब जैसे पहले मैंने आपको कहा कि मॉडल पेपर और पेपर निकालो, तुमने निकाल लिया, मैंने कहा इसके ऑप्शन बनाओ, तुमने ऑप्शन बना लिया। अब मैं कह रहा हूँ ऑप्शन को डिलीट करो, ऑप्शन डिलीट करोगे, फिर मैं कहूँगा ऑप्शन को सर्च करो। ये ना एक स्टेप बाय स्टेप है, पहुँचना तुमने वहीं पर है जहाँ पर तुम्हारा पेपर अच्छा होना है। और वो जब होगा जब तुम इस स्टेप से गुजरोगे, और जो बच्चा शॉर्टकट मारेगा, यहाँ आधे से ज़्यादा इमाम जो सी है ना, उसने नीचे से एक ही कमेंट करना है, सर ये लड़के की जो बुक है ना कॉपी, इसकी तस्वीरें सेंड कर दें। यकीन से बता रहा हूँ 99% लोगों ने मुझे SMS करना है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, और अपनी कहानी सुना देनी है दुख भरी, और सुना के कहना सर जी हमारे पास नेट का पैकेज भी नहीं है, तो काइंडली आप जो है ना इसकी तस्वीरें मुझे व्हाट्सएप कर दें। भाई ना मैंने तस्वीर व्हाट्सएप करनी, ना मैं इसे कह रहा हूँ कि ये तस्वीर कहीं पर अपलोड करें। इसने मेहनत की है, आप पूछ लो, इसे तो मैं दिखा नहीं सकता, क्या मैंने आपकी हेल्प की है ढूंढने में? मैंने क्या कहा, ढूंढो खुद। क्या मैं आपको दे नहीं सकता था? दे सकता था ना, मैंने आपको दी? मैंने आपको लिस्ट पूरी बनी हुई दी, हालांकि मेरे पास लड़की ने कुछ दिन पहले यही लिस्ट मेरे व्हाट्सएप पे सेंड की थी, और 19 पेजेस थे, या आपके भी इतने पेजेस बने होंगे, 19-20 पेजेस थे उसने पूरी, और मैंने उसे डाउनलोड भी नहीं किया क्योंकि मैंने पेजेस देख के मैंने डाउनलोड नहीं किया। मैं कह रहा नहीं तो ठीक है, समझ गया था, उसने लिख लिया। अब वो चाहता तो इसे फॉरवर्ड कर देता। इस भाई को मैंने पिछले 1 हफ्ते से दिमाग खराब किया हुआ इसका, ये करो वो करो वो करो ये करो, लिखो, बेचारा 1000 लिख रहा है पॉइंट्स, ये कर रहा है वो कर रहा है। जब आप स्ट्रगल करते हो ना तो अल्लाह स्ट्रगल को देखता है, फिर अल्लाह फरिश्तों को कहता है कि यार इसे ना इसलिए पास कर दो क्योंकि ये स्ट्रगल कर रहा है। अल्लाह ये नहीं देखता कि स्ट्रगल तुम सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, बस तुम स्ट्रगल करो। अंग्रेज क्या करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, और वो बहुत मेहनत करते हैं। हम लोग बैठ के से सोचते रहते हैं, आपका जिस दिन पेपर होगा उससे 1 दिन पहले आप ऑफिस से छुट्टी लेके पूरा दिन बैठ के पढ़िएगा। देखना अब्दुल्ला, पूरा दिन बैठ के क्या करिएगा, पढ़िएगा। अगले दिन पेपर मुश्किल तरीन आ जाए, पेपर पूरा करके आइएगा, मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। जब आपका पसीना निकलेगा ना, जब आपको थकावट होगी, जब आपको बुखार होगा मेहनत करने के बाद, क्या होगा, बुखार होगा। किसे बुलाना, इर्सा को ना, उधर कह दें इर्सा को भेज दें। तो जब आपको बुखार होगा ना, थकावट होगी, तो अल्लाह से सोच देता है। और मेरी अपनी लाइफ में ना बता दिया, मेरा अपनी लाइफ में यही चीज़ है। मैं किसी भी चीज़ को, आप 2013 से लेकर अभी तक मेरी जर्नी देख लो, मैं किसी चीज़ के पीछे लगा रहा हूँ, ये मैंने करना है, मैं उसमें फेल होता रहता हूँ। क्या होता रहता हूँ, फेल। जब मैं फेल होता हूँ मैं अपनी हार्ड वर्किंग को बढ़ा देता हूँ, फिर मैं फेल होता हूँ, फिर हार्ड वर्किंग को और बढ़ा देता हूँ, फिर फेल होता हूँ, मैं हार्ड वर्किंग की रेशियो को डाउन नहीं करता, उसे डबल करता रहता हूँ। डबल करने से क्या होता है, एक तो तजर्बा मिल जाता है, ठीक है, ऊपर से ना अल्लाह ताला 1 मिनट के अंदर आपको ना वो चीज़ दे देता है जिसके पीछे आप भाग रहते हैं, वो चीज़ आपको आपके पास से जाती नहीं है। तो जिन बच्चों ने यहाँ अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, उनके लिए यही मैं रिक्वेस्ट करूँगा, भाई साहब प्रॉपरली करो। 500 हैं, 500 के बारे में पढ़ो लिखो, उसके बाद सबक सुनाओ किसी को,
उसे कहो, उसे ये ना कहना कि पहले इस्लाम का सुन ले फिर मुताले को सुन, उसे कहो नहीं यार ये रजिस्टर सारा में जो तूने पूछना है पूछ, फिर वो पूछिए आपसे, और जब आपको वो सुनाना आ जाए तो उसके बाद आप मेरे पास आ जाओ, फिर मैं आपसे पूछूंगा। और जिस दिन आपको सारा याद हो जाए उससे अगले दिन ही आपने इंटरव्यू की तैयारी करना शुरू हो जानी है। टेस्ट से पहले इंटरव्यू की तैयारी करनी है आपने। इंटरव्यू की मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, इंटरव्यू के लिए वक्त नहीं है आपको तैयारी करने का, समझ आ रही है? और इंटरव्यू इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और अगर उसके लिए आप नहीं करोगे तो मसला बनेगा। अच्छा, आप मैथ के बारे में कुछ कह रहे थे, दिखाएं मुझे ज़रा। ठीक है, ऐसा एक्चुअली मैं पूछ रहा था कंबाइनिंग क्वेश्चन था, लाइक ये जिस तरह अल्फाबेट्स आ रहे हैं तो आपने तो ये भी कट करवा देना है। अब जैसे ये है, ये क्वेश्चन आया, इफ ही इज नॉट इंक्लूडेड, थोड़ा पीछे हो जाओ, आप कैमरे में नहीं आ रहे वैसे भी, ठीक है। इफ ही इज नॉट इंक्लूडेड इन अ पर्टिकुलर फ्रूट बॉक्स, एनी ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ द फ्रूट कैन बी इंक्लूडेड एक्सेप्ट। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एक्सेप्ट का मतलब क्या है। ई एक्स सही है, नहीं आ रहा, ई एक्स सी, पूछना कुछ ले लें बेटा, बॉक्स में ही होगा। ई एक्स सी पी टी एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, क्या होता है? इसके अलावा, ठीक है। कुछ लोग इसका मतलब एग्जिस्ट समझते हैं, क्या समझते हैं? एग्जिस्ट मतलब नहीं होता, ठीक है। इफ एच इज नॉट इंक्लूडेड इन अ पर्टिकुलर फ्रूट बॉक्स, एच इंक्लूड नहीं है पर्टिकुलर फ्रूट बॉक्स के अंदर, एनी ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ द फ्रूट कैन बी इंक्लूडेड, इनमें से कौन सा फ्रूट बॉक्स जो है ना वो इसके अलावा इंक्लूड होगा। अब क्यू है, आर है, एस है, टी है, एच के अलावा क्या हो सकता है? क्या लॉजिक क्या बन रही है सवाल की? एच के बाद क्या आता है? एबीसी में एच के बाद क्या आता है? आई का लेकिन ऑप्शन नहीं है, बट एक बार रिपीट करते हैं क्वेश्चंस क्या था। पूछना है क्वेश्चन कोई बेटा, क्वेश्चन पूछना है कोई? आ रहा हूँ बेटा, आप लोग करो होल्ड और सोचो। अच्छा, स्टूडेंट ने बड़े एक इम्पोर्टेंट चीज़ की तरफ निशानदेही की है, ठीक है। वो कह रहा है कि भाई इंग्लिश के अंदर नेगेटिव मार्किंग की जो है ना, नेगेटिव मार्किंग, वो इंग्लिश की जो पेपर है उसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा डाउन होते हैं और वहाँ हमारे मार्क्स बहुत करते हैं। दो चीज़ों में करते हैं, सिनोनिम, एंटोनिम्स, पेयर ऑफ वर्ड्स, ईडियम, जो मर्जी हम करके चले जाएं, वहाँ जाके हमें समझ नहीं आ रही, बहुत मुश्किल वर्ड्स वो दे देते हैं। एक तो ये बता देता हूँ वो वर्ड देते कहाँ से, आप इससे याद ही ना करें, मॉडल पेपर से इंग्लिश के ना करें, आप इनके ऑप्शन को डिलीट कर दें, जो मैं कहता हूँ वहाँ से कर लें आप। दूसरा ऑप्शन, दूसरा सवाल उसने ये कहा है कि पैराग्राफ जो दिया जाता है उसमें तो क्वेश्चन बन के आते हैं 5 या 6, ठीक है, और वो हमने करने होते हैं, और टाइम शॉर्ट होता है, इतना टाइम नहीं होता कि पूरा पैराग्राफ पढ़ें। छोटी छोटी लाइन में 150 लिखी होती है पूरी कहानी, और उस कहानी भी इस तरह की लिखी होती है कि उसे 3 बार ही पढ़ो तो समझ आनी है, और टाइम हमारे से मैनेज नहीं होता, तो क्या करें? देखो, पैराग्राफ वाले के मसले को तो मैं हल कर देता हूँ अभी मिनट के अंदर। वो ये है कि आपने पैराग्राफ को पढ़ना ही नहीं है, समझ लो बेटा बात को, पैराग्राफ को आपने पढ़ना ही नहीं है, आपने क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना। आपने पहला क्वेश्चन देखा, उसके ऑप्शन को देखा ABCD, ए में लिखा आमना, बी में लिखा अली, सी में लिखा अख्तर, डी में लिखा है अनवर, जो भी लिखा, आपने ऑप्शन ए को पकड़ा और पैराग्राफ में ढूंढना, ये ऑप्शन है पैराग्राफ में, ये नहीं है, वो नहीं होगा। ऑप्शन बी को उठाया है, नहीं है। नाम ढूंढना आसान है, पैराग्राफ पढ़ना मुश्किल है। जैसे कि मैंने देखा आमना, उठाया पैराग्राफ में, आमना कहाँ लिखा, आमना कहाँ, आमना, पूरे पैराग्राफ में आमना का जिक्र ही नहीं है, तो आमना ऑप्शन ही गलत है। अभी तजर्बा करके देख लेना बच्चे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन पकड़ा ये, अगर कोई ऑप्शन का नाम आ जाए, सिर्फ उस लाइन को पढ़ना है जहां वो नाम आया, उस लाइन को पढ़ना है जहां वो नाम आया, बस वहां से आपको पता चल जाएगा उसके क्या। पूरे पैराग्राफ को पढ़ने की चक्कर ही नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट करके पिछले 5 साल और पेपर पे कर लेना, 100% एक्यूरेट होगा ये ट्रिक, और इस ट्रिक से आप आसानी तरीके से ये कर सकते हैं। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, आपके जितने इंग्लिश के वो देते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन वो देते हैं आपको मास्टर लेवल में से। MA इंग्लिश के किसी टीचर के पास चले जाओ, ठीक है, या किसी स्टूडेंट के पास चले जाओ अगर किसी ने MA इंग्लिश किया हो, और उससे जाके पूछो कि यार जो आपके इंग्लिश के पेपर होते हैं राइट, उसमें प्रेसी दी होती है, बात करनी है कोई? अच्छा, हमारे इंग्लिश के पेयर ऑफ वर्ड्स के बारे में या सिनोनिम एंटोनिम्स के बारे में क्या करें? पैराग्राफ तो हो गया हमारा, वो तो मैंने बता दिया। अब जैसे आई हैव बीन स्टडिंग डैश 2 hours फॉर सीन्स फ्रॉम ऑफ, बेटा ये तो आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत सीखनी पड़ेगी कि कैसे करना है, ठीक है। बाकी ये जो से है ना, ये वर्ड फ्रेजेस वगैरह, ठीक है, हाँ ये आपका दिमाग खराब करेंगे, तो इसमें आप ऐसे ही कर लें।
इसमें क्या करें, इसका कहाँ से करें जहाँ से बिल्कुल एक्यूरेट हो जाए। ग्रेजुएशन में तो नहीं होगा, मास्टर में भी नहीं मिलेगा, और ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का भी नहीं है। फिर ऐसा करें, इसके पिछले 5 साल और पेपर डाउनलोड करें, ठीक है, और पेपर में जितने दिए मैंने इंग्लिश के, ठीक है, क्वेश्चंस, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन लिख लें और उन क्वेश्चंस को आप याद कर लें, रिवीजन कर लें, उनमें से कहीं आ जाएंगे 20% या 10% आ जाएंगे, ये हो सकता है। क्योंकि इसमें कोई तुक्का नहीं लग रहा है इस तरह से, ना ट्रिक लग रहा, क्योंकि ना ही इसमें मैं ये कह सकता कि फर्स्ट ईयर का पेपर याद कर लो या ग्रेजुएशन या मास्टर के वहाँ से आ जाएगा, वहाँ से नहीं आना। इन्होंने हर साल चेंज किया, मैं देखे ना जी जी, और ऑप्शन भी वो नहीं है, ओके क्वेश्चन चेंज ऑप्शन। तो पिछले 5 साल के आप करने हैं इसमें से, लेकिन इंग्लिश को करो सबसे लास्ट में। इंग्लिश के लिए ऐसा करो, मुझे टाइम दो आप, अभी टेस्ट की डेट तो आई नहीं ना, टेस्ट की नहीं है लेकिन क्लोजिंग होगी भी है, तो मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर रमजान। आफ्टर रमजान बहुत टाइम है, पूरा महीना पड़ा है। आप ऐसे करें ना, आप 10 मार्च तक बाकी कवर करें, इंग्लिश को छोड़ दें, आप बाकी सारा कवर करें, कवर करके 10 मार्च को आ जाए, 10 मार्च को इंग्लिश का काम करेंगे, फिर 10 या 11 मार्च को। अभी इंग्लिश को कोई आप में से भी कोई ना छोड़े, और कोई सवाल है तो पूछो बेटा जल्दी से, इनके लिए भी कोई सवाल हो जाएगा, कोई सवाल इसकी सैलरी के बारे में या इसकी ड्यूटी के बारे में, या क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं, कैसी ट्रेनिंग होती है, कुछ कोई भी जेन में तो पूछो जो इनके इन केस इफ यू नो के सैलरी पैकेजेस क्या होते हैं वो सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, एडीज एज वेल, जो ड्यूटी इनकी बेसिक सैलरी जो होती है ना 47-45 होती है, अलाउंसेस डाल डूल के कहीं 60 प्लस चली जाती है स्टार्टिंग में, उसके बाद बढ़ने में टाइम लगता है। लोगों को लगता होगा साल बाद ही 1 लाख से ऊपर होती है, ऐसा कुछ नहीं है, लोगों को 5-5 साल हो गए हैं, ठीक है, वो 65-70 इतनी है। एडी हैं सॉरी, एडी की तो अच्छी खासी सैलरी होती है, एडी तो समझ लो वो स्टार्टिंग में ही 90 के करीब होता है, 80-90 के करीब होता है, और वो आगे। लेकिन ना एडी की पोस्ट के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको पहले बोला कि अब ज़रा सा कंपैरिजन करो, सब इंस्पेक्टर में आपको कम एज वाले को प्रेफर करेंगे, एडी में आपको हाई एज वाले को प्रेफर करेंगे। हाँ, एडी में थोड़ी एज अगर ज़्यादा है ना आपकी, आपको प्रेफर करेंगे। 23-24 साल के बच्चे को एडी में रखने का मैं कहता हूँ ये लगता ही नहीं कोई चांस है, ठीक है, थोड़ा एज आपकी ज़्यादा होगी ना, तजर्बा होगा, मेच्योर हो गया, तो आपको उसमें रख लेंगे। और एडी एक नहीं होता भाई, पूरे पूरे बैचेज होते हैं। लोगों को लगता है कि एक असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया तो वही बन गया। असिस्टेंट डायरेक्टर लास्ट टाइम भी मुझे याद है, मेरे पास से 3 बच्चों में से 3 बच्चों को मैंने तैयारी कराई थी, जिनमें से 2 हुए थे, ठीक है, एक का नाम सबा था, ठीक है, एक का नाम सबा था, बाकी मुझे नाम नहीं याद रहते, मुझे नाम अभी तुम्हारा भी नाम नहीं याद मुझे। हाँ, तुम भी हफ्ते बाद मिलोगे ना रेकमेंड होने के बाद भी, तो मुझे तुम्हारा चेहरा याद रहेगा कि यार एक लड़का आया था, मैंने से तैयारी कराई थी, बस नाम नहीं, नाम भी ज़हन से भूल जाते हैं, ठीक है, तो नाम नहीं भी याद रहते हैं। हाँ, ये याद रहता है कि मैं किससे तैयारी कराई थी, इतना थोड़ा बहुत ज़हन में रहता है। तो बाकी एडी मिले, सब इंस्पेक्टर मिले, जो भी मिले, डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है और बड़ा कोऑपरेटिव है, और मुझे तो अभी तक इस डिपार्टमेंट के मतलब कोई कंप्लेंट स्टूडेंट ने नहीं दी। हाँ, ESF के मतलब काफ़ी कंप्लेंट्स हैं, गर्ल्स बहुत डिस्टर्ब रहती हैं ESF के अंदर, बताती हैं गर्ल्स कि हमें एक रूम के अंदर 6-6, 7 लड़कियाँ सो रही होती हैं, ठीक है, तो इस तरह का यहाँ सिस्टम नहीं है, ठीक है, यहाँ तो रिस्पेक्टेबल है सब चीज़ें। और बाकी एयरफोर्स आर्मी नेवी की तरफ से मुझे कभी कोई कंप्लेन नहीं मिली, क्योंकि वो लोग क्वार्टर देते हैं, प्रॉपर्ली सेपरेट पोर्शन देते हैं। अगर वो आपको सैलरी थोड़ी कम भी देते हैं ना फोर्सेस वाले, लेकिन उसके बरस जो आपको फैसिलिटी दे देते हैं वो बहुत होती हैं। बच्चे फ्री पढ़ते हैं, गैस एंड फजाइया में मेडिकल अलाउंस मिल जाता है, 5 क्वार्टर मिलता है, पेंशन अच्छी मिलती है, ट्रैवल के पैसे मिलते हैं, सब चीज़ें मिलती हैं। और कोई सवाल इस पोस्ट के बारे में, इसकी ट्रेनिंग का क्या है, इसकी रिस्पांसिबिलिटीज क्या है, वर्किंग क्या होती है? फेडरल के अंडर है, फेडरल को इन्फॉर्म करना होता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का मतलब होता है कि इसका जो हेड ऑफिस है वो इस्लामाबाद में है, राइट। और जैसे कि आप देखते होंगे कि हमारी जो फोर्सेस अदारे हैं, ठीक है, वो दूसरे मुल्कों के साथ कभी कभार राब्ते में रहते हैं, जिस तरह हमारे आर्मी चीफ हैं या कोई भी हैं वो अमेरिका को विजिट कर रहे हैं, ठीक है, हमारे वजीर जो से हैं वो वफाकी वजीर हैं, ठीक है, तो हम मिनिस्टर्स वो विजिट कर रहे हैं, तो उनके विजिट आप लोग करवाते हैं। हाँ, जैसे कि आप देखते हो कि किसी और मुल्क का जो है ना वो उनका भी मिनिस्ट्री का कोई बंदा यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है, तो उससे आप मिल रहे होगे, उससे आप सारे ताउन करा रहे होगे, आपके ये सारा इस चीज़ में आते हैं। इसमें इसे प्रोटोकॉल ऑफिसर भी आप कह सकते हैं, ठीक है, प्रोटोकॉल ऑफिसर भी आप कह सकते हैं, और इन चीज़ों को देखते हैं। बाकी अकाउंटेबिलिटी जो सी इसकी है वो यही चेक एंड बैलेंस करना होता है, जो मेन पॉइंट है आपका जो पूछना चाह रहे हो कि जैसे कभी कभार आप टीवी पे खबर सुनते हो कि नवाज शरीफ ने अमेरिका का दौरा किया, इतना खर्चा आया, तो वो खर्चा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बताती है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बताती है कि नवाज शरीफ साहब गए, इतने बंदे साथ लेके गए, भाई साहब का इतना खर्चा करा दिया, पाकिस्तान पे उधार है इतना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बताती है। उस हमारे MNA ने इतने पैसों का नाश्ता कर लिया, पैसे आपने देने हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने देने हैं,
ठीक है, वो फिर आप खाते में लिखते रहते हो, क्योंकि आप वो उन अलाउ है उनको जो मर्जी खर्चा करें। हालांकि सिस्टम नहीं होना चाहिए, चाहे उन पर एक लिमिटेशन होनी चाहिए कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी कुछ हो, इससे ज़्यादा वो नहीं खर्चा कर सकता। लेकिन वो तो सबसे पहले वज़ीर बनते ही पहले पूरी फैमिली हज करने चली जाती है, ठीक है, और अपने नौकरों को भी, रिश्तेदारों को पूरा जहाज भर के, आ रहा हूँ बेटा मैं, पूरा जहाज भर के ले जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ गलत है। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में अगर कोई जाता है ईडी या सब इंस्पेक्टर, वो सोचता है कि मैं अपने बलबूते पे इन लोगों को रोक लूँगा, ऐसा कुछ, भाई साहब ये वैसी बातें, ऐसे करने की ना कोशिश करना, ना कोई फ़ायदा है। तुम्हारे इख्तियार में कुछ नहीं है, यू आर जस्ट लाइक एम्प्लॉय, हाई स्केल एम्प्लॉय हो, ठीक है, और तुम अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करो। अकाउंटेबिलिटी करना है, तुम्हारा काम रिपोर्ट दर्ज करना है, रिपोर्ट आगे इन्फॉर्म करना है और एक्सपेंसेस को देखना है, सब चीज़ें, बस इसी में ड्यूटी है आपकी। और ये अब इंस्पेक्टर का काम क्या होता है एमओडी के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो इंस्पेक्टर होते हैं, ये उन लोगों को पकड़ते हैं अकॉर्डिंग टू रूल के मुताबिक बता रहा हूँ, करते हो या नहीं करते वो उनका मसला है। ये उन लोगों को पकड़ते हैं कि भाई जैसे कि गवर्नमेंट की गाड़ी है, आपको सुबह 9 से शाम 5 बजे तक मिली हुई है एमएनए साहब को, ठीक है, एमएनए साहब 5 बजे अपनी बीवी को लेकर शॉपिंग भी गए उसी गवर्नमेंट की गाड़ी में, आपका फर्ज बनता है कि आप उन्हें रोकें। क्या आप उन्हें रोकेंगे? नहीं रोकेंगे ना, हाँ, ये चीज़ है। तो आप जिस तरह एमपी वाले होते हैं, मिलिट्री पुलिस किसका चलान करती है? आर्मी का चलान करती है। कि आर्मी की जो गाड़ियाँ हैं वो कहीं फैमिली यूज़ के लिए तो नहीं यूज़ हो रही? वो आप देखो आर्मी गाड़ी जा रही थी, एमपी वाले रोक के पूछते हैं कि यार पास दिखाओ, उनके बाद ही पास होता है कि भाई इतने बजे गाड़ी निकली है यूनिट से, इतने बड़ी गाड़ी यूनिट के अंदर आई है, इतने बजे गाड़ी ने उन्हें पिक किया, इतने बड़े गाड़ी ने वहाँ पर ड्रॉप किया, तो वो अपडेट होती है सारी की सारी। तो जिस तरह एमपी वाले करते हैं चेक एंड बैलेंस, लेकिन उनका स्केल कम है, अफसर से तो स्केल कम है ना, लेकिन वो अफसर को फाइन कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। इसी तरह आप लोगों का, आप लोग हैं उनके अंडर, लेकिन आप लोग उन्हें चलान कर सकते हैं, लेकिन आप लोग करेंगे नहीं ना, रहना तो आप लोगों ने उधर ही है ना। तो ये बस है सब चीज़ें, लेकिन बेहतर है जो है सब चीज़ें। अब लास्ट टाइम मेरी एक लड़के से, बंदे से मुलाकात हुई थी इलामा अकबर ओपन यूनिवर्सिटी में, वो इस टाइम असिस्टेंट डायरेक्टर है, ठीक है, नाम नहीं बताना चाहूँगा उनका। तो उनसे मुलाकात हुई थी, वो एमओडी में थे, एमओडी में उन्होंने जॉब की थी और एमओडी को उन्होंने 6 साल बाद स्किप करके बोल रहा है, और अच्छी डिस्कशन हुई हमारी उनसे, ठीक है। वो डिस्कशन मैं यहाँ तो बताऊँगा नहीं आपको, लेकिन जो भी जॉब है ना, जॉब करो यार, अपने काम से काम रखो, और अच्छा करना है ना, अपने इर्द गिर्द जितना अच्छा कर सकते हो वो करो। और अगर तुम सोचते हो ना कि पूरे पाकिस्तान को पलट के तुम सीधा कर दोगे, या एकदम मैं ऐसे हिलाओ लू के एकदम इनकलाब पैदा कर दूंगा, इनकलाब जब भी आएगा जब ये पूरी कौम एक बात को समझेगी कि हरी पगड़ी, सफ़ेद पगड़ी, काली पगड़ी कुछ नहीं होती, एक ही चीज़ होती है, वो होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बस जितनी ये समझ जाएगी ना, खुद ही सीधे हो जाएंगे। लेकिन ना तो ये सीधे होना है, इन्होंने पीरी मुरीदी इन चक्रों में पड़े रहना है, और बस ये नहीं निकल सकते। और कोई सवाल हो? और सर वो ऐसे, हाँ, आफ्टर दैट ऐसे रिटन टेस्ट भी होता है। ऐसे का जोन से बेटा, ऐसे में सिंपल से एक ट्रिक फॉलो करो कि ऐसे कम से कम 10 पैराग्राफ का लिखना है, और हर पैराग्राफ आपका डिफरेंट होना चाहिए पहले पैराग्राफ से। जैसे कि आपके माइंड में हेडिंग्स बनी होनी चाहिए। मिसाल कोई ऐसे का नाम बोलो, मैं उसमें बताता हूँ, ऐसे नहीं बता पाऊंगा ना, बोलो कोई ऐसे का नाम, सिंपल सा बोल दो कोई बोलो। इलेक्शन 2024 आ गया, ठीक है। अब इस पे अब लिखना शुरू करोगे, जी ये इलेक्शन का दिन ये था, यहाँ पर सारी पार्टियों ने लिया, कुछ पार्टी को वोट नहीं मिला, ऐसा नहीं। आप ना माइंड में हेडिंग बनाओ, पहला कि इलेक्शन 2024 जो सा था ना, इसमें कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं हुई, और बड़ा टॉलरेंस, पॉजिटिव लेकर बड़ा टॉलरेंस हुआ, ठीक है, और इंसाफ से हुआ, सब लोग आराम से, कहीं पे कोई धमाका नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ। दूसरा ऑप्शन लेकर तमाम पार्टियों ने भरपूर शिरकत की उसमें, ठीक है, उसमें वोटिंग हुई। और फिर तीसरे में आगे नेगेटिव थोड़ा ले आओ, कुछ वोट्स के रिजल्ट डिले हो गए, वो अनाउंस नहीं हो रहे थे। फिर तीसरा आगे चौथी एक और पैराग्राफ में, अब जो आप पॉइंट लोगे उसकी 6 लाइनें लिखनी है। जब अगले पैराग्राफ में जाना है तो माइंड में हेडिंग चेंज और पैराग्राफ की रूटीन चेंज, उसी चीज को आपने लेके नहीं जाना। जैसे पेट्रियटिज्म में आता हूँ, एक आसान करके नहीं बताता हूँ ना, इलेक्शन में तो कंफ्यूज हो जाएंगे। पेट्रियटिज्म में आता हूँ। अब पेट्रियटिज्म में सबसे पहले आपने बताना है कि वतन से मोहब्बत करनी चाहिए, वतन के लिए हमें तालीम हासिल करनी चाहिए, और तालीम हासिल करके वतन में ही काम करना चाहिए। दूसरी हेडिंग हमें क्या बनानी है इसकी, ये बनानी चाहिए कि अगर वतन पे कोई हमला करे तो हमें अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी को सेक्रीफाइस करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तीसरी हेडिंग कहाँ ले जाओ, कायदे पे ले जाओ। कायदे रहमतुल्लाह ने कोट किया था कि भाई यूनिटी बेस्ट पॉलिसी है, इत्तेफाक में बरकत है। और जब तक मुसलमान सारे के सारे पाकिस्तानी एक यूनाइटेड होके, ठीक है, डिसिप्लिन के साथ, फेथ के साथ अब मेहनत करेंगे, जब तक मेहनत करेंगे तो कामयाब होगा, वरना नहीं होगा। अब आगे 4th पॉइंट एक और चेंज कर दो। 4th पॉइंट क्या चेंज कर दो कि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं राइट, जो पेट्रोटिट बनते हैं लेकिन पेट्रोटिट है नहीं, जो करप्शन करते हैं। अब करप्शन का पेट्रोटिज्म को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पेट्रोटिज्म को करप्शन में रिलेट कर दो
लास्ट पॉइंट क्लोजिंग कर रहा हूं मैं ऐसे की क्लोजिंग कैसे करूंगा? क्लोजिंग ऐसे करूंगा कि वतन से मोहब्बत करने का मतलब ये नहीं है यूथ को, बिल्कुल वतन से मोहब्बत करने का मतलब ये नहीं कि आप यूनिफॉर्म में जाओ। आप जिस भी फॉर्म में हो, कहीं भी जॉब कर रहे हो, आप ईमानदारी से जॉब करो और वतन के नाम को रोशन करो तो बेस्ट हो जाएगा। इस तरह करके आप करोगे ना, आपके लिए आसान हो जाएगा। और यही पैटर्न CSS में अप्लाई करना होता है। CSS में बहुत ज़्यादा बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि सर जी 100 मार्क्स का ऐसे है, हम तो लिख ही जा रहे हैं, हमारे नंबर नहीं आते। भाई आप एक ही टॉपिक को लेके चल रहे हो और आप उन्हीं बात को रिपीट कर रहे हो। ऐसे कामयाब जब होता है जब आप नॉलेज को रिपीट ना करो। आई रिपीट अगेन, ऐसे कामयाब जब होता है जब आप नॉलेज को रिपीट ना करो। और वही स्पीच पावरफुल होती है जहां पर नॉलेज रिपीट नहीं होता। और वही मोटिवेशन स्पीकर की वर्ड में पावर होती है जो पिछली बात को दोबारा रिपीट नहीं करता। समझिए बात, किसी टॉपिक पे आप डिबेट कर रहे हो और आपने कुछ बातें स्टार्टिंग में बोली हैं और बीच में आके उन्हीं बातों को दोबारा रिपीट किया, इसमें से लैक ऑफ द नॉलेज है तुम्हारे पास, इल्म ही नहीं है तुम्हारे पास। इतना इल्म होना चाहिए कि वक्त कम पड़ जाए, वक्त क्या पड़ जाए, वक्त कम पड़ जाए। और यू हैव टू मेक अ वर्ड, देन मेक अ ब्रांचेस, देन एक्सप्लेन ब्रांचेस, देन अगेन जनरेट मोर ब्रांचेस। उन ब्रांचेस के अंदर ब्रांचेस बनाए जाओ। समझिए बात, टाइप्स के अंदर टाइप्स बनाओ, फिर जाके वो ऐसे बेस्ट हो जाएगा आपका। और आपको देखना कैसे आगे जाएगा, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के बगैर एक दिन में नहीं होगा, ठीक है। डॉन न्यूज़ पढ़ा करो, उससे इंग्लिश बहुत बेहतर हो जाती है। वैसे मैं पढ़ता नहीं हूँ, मैंने तो इंग्लिश अपनी बेहतर की थी तो मैंने की थी, सीधी बात है, कॉल सेंटर से। कॉल सेंटर एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर अगर आप 6 महीने लगा लो तो आपकी काफ़ी हद तक बोलने का तरीका बेहतर हो जाता है। अल्लाह हाफिज़।